जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बकरीद के सिर्फ एक दो दिन बाकी है और बकरीद को लेकर दिल्ली से लेके वेस्ट बंगाल और कई सारे प्रदेशों में जो निर्देश जारी हुए खुले में कुर्बानी करना और साथ ही जो गाय की कुर्बानी को लेकर और जो सख्त आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर एक बवाल मच गया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है और यहाँ तक कि मद्दी साहब तो ये बोल देते हैं। इनफैक्ट कई सारे वो मौलाना साजिद रशीदी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम एक पार्टी बनाएंगे गौरक्षा के संरक्षण में और उसका फॉर्मल उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मद्दी साहब कहते हैं कि भाई आप तो इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। तो इसके पीछे की भी क्या कहानी ये भी थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि ये सब चल क्या रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल से नाजिया है और अभी दिल्ली में भी रहती है, तो वेस्ट बंगाल और दिल्ली और हर तरफ एक ही सवाल उठा हुआ है। नाजिया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, जय माँ काली, जय जय श्री राम और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अशरफ। नाजिया, ये बकरीद से पहले एक बार फिर से जो हर साल वही होता है, क्योंकि भारत का ना सिर्फ ये कोई ऐसा नहीं कि हिंदुत्व का या बीजेपी का नारा है गौरक्षा के संरक्षण को लेकर। भारत का संविधान भी कहता है कि कैटल्स और काउस को हमें उनको संरक्षित और उनको 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 सुरक्षित रखना चाहिए। तो जब संविधान है, भारत की संस्कृति और जो मेजोरिटी एक कम्युनिटी है भारत की, उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी, उसके बाद भी ये सारी चीजें निर्देश जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ती आवश्यकता तो पड़ जाती है अंबर, क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमानों की एक फितरत हो चुकी है, या उसको कह सकते हैं हम एडिक्शन, कि उनको संविधान नहीं मानना है, उनको देश का कानून नहीं मानना है, और ख़ास करके जहाँ पर भाजपा की सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ पर उनको विरोध करना ही है, पत्थर और चप्पल लेकर के उतरना ही है। जिस तरीके से अभी हमने महाराष्ट्र में भी बांद्रा में देखा है कि म्यांमार के बांग्लादेश के लोग वहाँ पर रह रहे थे, और जब बुलडोज़र चला तो मुसलमान चिल्लाने लगे कि बांग्लादेशी मुसलमान कहाँ जाएंगे। तो इतनी मतलब अजीब सी, कभी कभी हंसी भी आ जाती है इनके डिमांड पर, और कभी कभी रोना भी आता है कि आखिर इनको अकल कब आएगी। मैं कल रात तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में थी, और जिस हिसाब से मदनी का बयान आया कि गाय को राष्ट्र नेशनल पशु घोषित किया जाए, तो सबसे पहले मदनी को मैं जवाब देना चाहती हूँ कि आपने पशु बोल करके ही अपनी जिहादी मानसिकता का आपने प्रदर्शन किया है। किसी के भगवान को, किसी के पूजनीय को, जो जो लोग पूजा करते हैं, आप उसको पशु बोल करके उनको और चढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आप देश के संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, डिफेम करके किसी के गॉड को या गॉडेस को। अब आते हैं कि चलो नेशनल राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। तो मेरा सवाल ये है अंबर कि मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने घोषित किया था? ये उपाधि किसने दी थी? क्या देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था? या उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने दिया था? किसी ने नहीं दिया था। इवन आई हैड सबमिटेड 7 RTIs टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैं बार बार यही पूछ रही थी कि ये राष्ट्रपिता का दर्जा इनको किसने दिया था। मुझे रिप्लाई आया उस RTI का कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड लिखित रूप में हमारे पास नहीं है। गांधी के आसपास के लोग उसको राष्ट्रपिता बोलने लगे, और आज़ादी के 79 ईयर्स में हम चल रहे हैं, और आज भी मुसलमान बिल्कुल पकड़ कर रखे हैं कि वो बापू है, वो राष्ट्रपिता है। तो जब गांधी को राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया गया और मुसलमानों ने राष्ट्रपिता मान लिया, तो जो इस देश के, मैं लिबरल हिंदुओं को हटा देती हूँ, लिब्रांडो हिंदुओं की तो एक लंबी फौज है, 100 करोड़ हिंदू जो यहाँ पर हैं, जो गौ माता की पूजा करते हैं, जो बार बार कहते हैं कि हमारे लिए वो पूजनीय है, उसमें घोषित और घोषणा करने की क्या जरूरत है सरकार को कि वो राष्ट्रमाता है? इसमें तो घोषणा की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या महमूद मदनी, अरशद मदनी, साजिद रशीदी ने घोषणा किया था कि आप इस्लाम में कोई भी रिफॉर्मेशन करने आएगा तो हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे? क्या महमूद मदनी, अरशद मदनी और साजिद रशीदी ने ये घोषणा किया था
कि कन्हैया जो है वो अपने फेसबुक पर लिखेगा आई सपोर्ट नुपुर शर्मा और उसका मुसलमान जो है सरतन से जुदा कर देंगे? क्या महमूद मदनी, अरशद मदनी और साजिद रशीदी ने ये घोषणा किया था कि जब भी आप पैगंबर मोहम्मद की 11 शादियों के बारे में या 6 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी के बारे में आप कुछ बोलेंगे तो हम आपका कैरेक्टर असैसिनेट करेंगे और आपको गंदी गंदी गालियां दिलवाएंगे और आपके लिए बैठ करके गंदी अभद्र बातें बोलेंगे? आपने ये घोषणा किया था क्या लिखित रूप में? या आपको देश के प्रधानमंत्री लिख करके उस वक्त के दिए थे कि तुम ऐसा करना अगर कोई रिफॉर्मेशन लाएगा इस्लाम में तो, या कोई मुसलमान जय श्री राम बोलेगा या भारत माता की जय बोलेगा तो तुम उसको उसको बहुत गंदी गंदी गाली देना? तो जब जब इन सारी चीजों के लिए गांधी को राष्ट्रपिता घोषणा नहीं करना पड़ा, रिटर्न नहीं देना पड़ा, जब मुसलमानों की क्रिमिनल जिहादी एक्टिविटीज के लिए उनको घोषणा नहीं करना पड़ा, उनको लिखित किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ा, तो फिर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए घोषणा करने की क्या जरूरत है, या लिखित लिखने की क्या जरूरत है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार को बोलने की क्या जरूरत है? इसमें कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए। जो लाइसेंस्ड जो स्लॉटर हाउस हैं आप वहां पर कीजिए, लेकिन आप अपनी बालकोनी को स्लॉटर हाउस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस देश में कुछ कानून है। ये देश कानूनी है, ये देश इस्लामिक नहीं है, शरई नहीं है, या बिना किसी भी चीज के वेला नहीं है। तो आप अपने अपने गार्डन को, अपने छत को, अपनी बालकनी को, अपने मोहल्ले को, अपने पाड़े को, अपनी गलियों को, अपने कूचे को, बाजार को आप नहीं बना सकते हैं स्लॉटर हाउस। इस देश का कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है। दूसरा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अभी आपने बात कही है, यस आई एम द वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो मैंने वेस्ट बंगाल में देखा है कि किस हिसाब से बिल्डिंग है उसमें हिंदूज रह रहे हैं और सामने में खोला बाड़ी है उसमें सारे मुसलमान रहते हैं, और वो लोग वहां पर बीच में जो जगह होती है उसमें खुले में गौ माता की वो कुर्बानी देते हैं। एंड वी बोथ आर मुस्लिम अम्बर। हमें पता है कि हलाल के जस्टिफिकेशन पर किस तरीके से तड़पा करके जानवर को काटा जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि आप इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हिंदुओं को तकलीफ देते हैं और आप गौ माता की कुर्बानी हलाल के नाम पर तड़पा करके मारते हैं, जिसकी आवाज 4 तल्ला बिल्डिंग तक जाती है जब वो गरगराती है काटते वक्त। मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से बकरा हो या ऊंट हो या गौ माता हो, जब उसको हलाल तरीके से काटा जाता है तो वो तकलीफ से, वो दर्द से जो चीखें और जो गरगराहट निकलती है वो 4 माले तक जाती है। अब इसी में अगर कोई सुअर खाने वाला आपके घर के सामने सुअर काटना स्टार्ट करे तो आपको कैसा लगेगा? आप तो बोलेंगे कि देखो अब तो हम इसका सर तन से जुदा करेंगे क्योंकि ये मेरे को चढ़ा रहा है। तो कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे? तीसरा कि आप इस अथॉरिटी की पोजीशन पर आ कैसे जाते हैं कि 1950 के कानून को आप तोड़ देते हैं, बीएनएस की धाराओं को आप तोड़ देते हैं, फूड एक्ट को आप तोड़ देते हैं, संविधान के आर्टिकल 48 और 51 AG को आप तोड़ देते हैं। आप इसी संविधान का हवाला हर रोज हर टीवी चैनल पर देते हैं कि संविधान हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट देता है। तो क्या देश के 22 करोड़ मुसलमानों के लिए संविधान के सिर्फ 4 पन्ने हैं, चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से लेकर के 28 तक, बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो आप पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो आपको फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उन्हीं आर्टिकल्स में जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है। सिर्फ वही 3-4 आर्टिकल्स आपके लिए फ्लेक्सिबल है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। जो मौलवी, मुल्ला, इमाम, मुफ्ती हलाल और हराम की एक लंबी फहरिस्त बनाता है वो आराम से स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। जो बैंक के पैसे को हराम इस्लाम ने करार दिया है, आप यूट्यूब चैनल चला करके हराम का पैसा खा रहे हैं। आप टोपी पहन करके, लंबी लंबी सुन्नते रसूल की दाढ़ी रख करके आप मस्त आराम से टीवी चैनलों पर चिल्लाते हैं, और चिल्लाते वक्त और हमें गरियाते वक्त ना आपको अपने वजू का ख्याल रहता है और ना ही आपको पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों का ख्याल रहता है कि आपको तो कैमरा के सामने आना ही नहीं है।
अगर हम देखते हैं पिछले पिछले 4 साल पीछे जाते हैं, तो अगर कोई कोई पैगंबर मोहम्मद के चित्र बना देता है तो उसको कस्टडी करवा दिया जाता है, क्योंकि हमारे में फोटो फ्रेम ये सारी चीजें हराम है। आप कैसे इतनी तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, आप कैसे इतना कैमरा के सामने बैठ जाते हैं? तो आपके लिए हलाल और हराम का कोई कंसेप्ट और कोई लिस्ट नहीं है। आपको जब लगेगा तो आप हलाल और हराम को बड़ा फ्लेक्सिबल कर देंगे, और आपको जब नहीं लगेगा तो आप कहेंगे नहीं, आप तो शरिया में मुदाखलत जरूरी नहीं है, हम शरिया में मुदाखलत होने नहीं देंगे, ये बिल्कुल भी नागवार है, ये मुदाखलत कतई मंजूर नहीं है। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम खुद इस्लाम नहीं मान रहे हो, तुम सुन्नत रसूल वाली दाढ़ी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम टोपी की बेइज्जती कर रहे हो। एंड माय गॉड, साजिद रशीदी इतना गंदा महकता है, और मुझे तो कितने लोगों ने बताया है कि उसका घर बहुत गंदा रहता है। उसका घर बहुत बदबूदार और बहुत गंदा अनहाइजीन रहता है। मुझे कितने लोगों ने, और कुछ लोगों ने तो वीडियो दिखाया है कि दीदी देखो ये कितनी गंदगी में रहता है। और कहा, और हमारा इस्लाम क्या कहता है? पाकी और सफाई आधा ईमान है मुसलमानों का। तो ये कौन से मौलवी मुल्ला है जो ब्रश नहीं करते, जो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, जो एक, और मतलब साजिद रशीदी के चेहरे को देख करके अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर अल्लाह का नूर है, तो भाई ऐसा अल्लाह का नूर मुझे तो नहीं चाहिए। फॉर गॉड सेक, देवी मुझे बचाए ऐसे अल्लाह के नूर से। तो मुझे थोड़ा नहीं, काफ़ी अजीब लग रहा है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नाखुदा मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद है, उसके इमाम मौलाना शफीक की बात भी मुझे अजीब लगी कि राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो। मुझे मदनी की बात भी अजीब लगी, और जो भी चवन्नी अठन्नी चूरन वगैरह जैसे जो मौलवी मुल्ला हैं वो जो बोल रहे हैं। अच्छा, इस्लाम कहता है, हदीसें कहती हैं कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। मेल वर्जन की कुर्बानी होती है, बकरे की कुर्बानी होती है, बकरी की नहीं होती है। ऊंट की कुर्बानी होती है, ऊँटनी की नहीं होती है। तो उसी तरीके से गाय क्योंकि दूध देती है इसलिए उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मतलब आप हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मस्त इस्लाम का भी मजाक उड़ा रहे हो। दूध पिलाने वाला जानवर जो जिसका बच्चा छोटा है, जो तो दूध गाय पिलाती है, और या फिर जो बच्चा हाँ। छोटा है, जानवर बच्चा है। अब अगर वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट में महुआ मोइत्रो गई, उन्होंने कहा कि एक विधायक, मुसलमान विधायक को पकड़ी हो, और उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया कि नहीं, मुसलमानों को जो गाय ज़बह करने दीजिए। एक तो मुझे उसके हिंदू होने पर ही शक लगता है। एनीवेज, हु द हेल आई एम कि मैं डाउट करूं। उसके लिए देश की सरकार है, देश की न्यायपालिका है, राज्य की न्यायपालिका है। आई डोंट वांट टू बी वेरी जजमेंटल बिकॉज मैं नहीं हूं, सो आई डोंट वांट टू बी। लेकिन आप, क्या महुआ मोइत्रो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के उनको देश के संविधान के आर्टिकल्स नहीं पता है, देश के कानून नहीं पता है, एनिमल एक्ट्स नहीं पता है 1950 का? उनको तो सब चीजें पढ़ करके तब पीआईएल फाइल करना चाहिए था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ये तो बहुत नॉर्मल सी जानकारी है, तो ये तो कर लेना चाहिए। प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 48 भी कहता है भी कैटल्स को, काउस को प्रोटेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली। दूसरा, कि जब होली होती है, दिवाली होती है, या शिवरात्रि होती है, तब तो भाई फूड एक्ट वाले निकलते हैं, उसके बाद फिर पॉल्यूशन एक्ट वाले निकलते हैं, डिपार्टमेंट वाले, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वाले निकलते हैं, एंड वेयर आर द एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिपार्टमेंट? बेटा वैसे तो मतलब सब वही रहते हैं कि भाई आप ये ना खाइए, वो ना खाइए, लेकिन आप कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि इनफैक्ट दिया मिर्जा का आपको याद होगा कि दिया मिर्जा वैसे बेटा की वो एक्टिविस्ट है, लेकिन उनका किचन का कोई व्लॉग की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बास्केट के अंदर गोश्त, मटन है या पता नहीं क्या है, वो धुला हुआ बिरयानी बनाने जा रही थी। हाँ जी, हाँ जी। और वो खुद ही उसका ब्लॉग बना रही थी कि मैं मटन बिरयानी बना रही हूँ। तो हाँ। टाके मत चलाना, मेरा कुत्ता जो है ना वो चौंक जाता है, ज्यादा रंग मत खेलना नहीं तो। और रोती भी है, वीडियो बनाती हुई रोती है। मतलब मैं ना बड़ी, वो अच्छा मुझे दूसरी ग्रेटा बनने की कोशिश करेंगी। अच्छा मुझे ना ये जो बॉलीवुड के नौटंकीबाज हैं, इनका कैरेक्टर
और हमारे देश के मौलवी मुल्लाओं का कैरेक्टर एकदम एक जैसा दिखता है। आज अगर महमूद मदनी को बोल दिया जाए कि तुमको इस मूवी में काम करना है, मैं बोल रही हूँ अंबर, आपको एक रीटेक नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार में सीधा शॉट, सीधा डायलॉग मारेगा जबरदस्त। रीटेक की जरूरत ही नहीं है महमूद मदनी को या अरशद मदनी को या अवैसी को, रीटेक की जरूरत ही नहीं है। इवन भाई शाहरुख खान से ज्यादा अच्छा एक्टिंग ये लोग कर लेगा, क्योंकि एक्टिंग कर कर करके और इस्लाम के खिलाफ जा जा करके अब ये लोग इतने बड़े मेथड एक्टर्स है, मेथड एकदम खालिस। अच्छा नाजिया, अभी हम वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में हम ये भी देख रहे हैं कि टीएमसी में पूरी तरह से टूट चुकी है, विधायक सब तितर बितर हो रहे हैं। प्लस जो आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश दिया, जिसको लेकर काफी खलबली मच रही है। इन दोनों चीजों को कैसे देख रही हैं? सबसे पहले मैं वो ड्रेस कोड के लिए बोल दूं कि जब तक हम पढ़ रहे होते हैं, जब तक हम स्टूडेंट होते हैं, इक्वालिटी दिखनी चाहिए। क्योंकि कोई बहुत महंगे कपड़े पहन कर आ जाता है, महंगी ज्वेलरी यूज़ कर लेता है, महंगे वॉच यूज़ कर लेता है, महंगी एक्सेसरीज यूज़ कर लेता है, और ख़ास करके विजिबल जो होता है वो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं। अब जिनके माँ बाप बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी तकलीफ से पढ़ाते हैं और उनका उनका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ ले और अच्छी जगह से पढ़े। अब वो बच्चे जो होते हैं वो इतने रिबेलियस हो जाते हैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, घर आने के बाद अपने माता पिता पर, अपने पेरेंट्स पर वो इतना प्रेशर बनाने लगते हैं कि भाई वो ऐसा पहन कर आता है तो मुझे भी ऐसा चाहिए, वो ऐसी स्कूटी और बाइक से आता है तो मुझे भी ऐसा चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत निर्णय राज्यपाल की तरफ से लिया गया है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक तो हम स्टूडेंट ही रहते हैं भाई, इसमें तो कोई दो राय स्टूडेंट नहीं। भी होते हैं और इतने बड़े भी नहीं होते हैं, मतलब बच्चे ही होते हैं, हाँ, उन्नीस 20 21 22, उतना 22 बड़ा साल भी नहीं 23 होता। साल की उम्र में आपको इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए शाइनी घोष ने क्या बोला कि मैं बहुत छोटी थी, मैं बहुत बच्ची थी, 22 साल की उम्र में मैंने शिव जी, भगवान शिव के सिर पे कॉन्डम पहना दिया। 22 साल की बच्ची थी, तो वो 22 साल की बच्ची थी, इसलिए उसने, उसको समझ में नहीं आया, उसने भगवान शिव के सिर पे कॉन्डम पहना दिया। अब वो बड़ी हो गई है, अब उसको पता चल चुका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 22 साल के लोग बच्चे होते हैं और भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कह रहे हैं ये बात। तो जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप बच्चे होते हो, आपको नहीं पता होता है कि भगवान के सिर पर कॉन्डम नहीं पहनाया जाता है। फिर आप कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो कि आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही है भाई, 22 साल की और 23 साल की वो बच्ची है, तो वो झूठ तो नहीं बोल रही होगी। तो ऑन द अदर हैंड कि बहुत ही खूबसूरत निर्णय है, बहुत ही बेहतरीन निर्णय है। इवन वेस्ट बंगाल में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें एचएस में भी आप मतलब अपने घर के कपड़े में जा सकते हैं। हायर सेकेंडरी में मैंने हायर सेकेंडरी की है जान बाजार चांदनी चौक में, कैलकाटा गर्ल्स इवनिंग कॉलेज था, क्योंकि वो बहुत सस्ता था। उसका जो डे कॉलेज था वो बहुत महंगा था, और कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज, कैलकाटा गर्ल्स स्कूल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, जहाँ पर करोड़पति लाखपति के बच्चे पढ़ते थे। तो लेकिन सेम एडुकेशन वो इवनिंग में दिया जाता था, सेम टीचर, सेम एडुकेशन, लेकिन वो सस्ता होता था। Okay. तो जान बाजार चांदनी चौक के कैलकाटा गर्ल्स इवनिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। तो हायर सेकेंडरी एचएस से लेकर के ग्रेजुएशन तक हम लोग घर के कपड़े में जाते थे, एंड दैट वाज सो ऑब्नॉक्शियस कि एटलीस्ट हम 11-12 तो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। 11-12 में तो हम स्टूडेंट होते हैं, हम स्कूल वाला 11-12 होता है। हायर सेकेंडरी इज नॉट वेरी बिग डील। अगर कोई 12 पास है तो उसने वो कोई तीसमार खान नहीं हुआ है। आज मेरे और आपके सामने आकर अगर कोई खड़ा होकर कहे कि मैं एचएस पास हूँ, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है बैठ जा भाई। अनटिल अनलेस आपने अपनी यूनिवर्सिटी नहीं डन की है, आपने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं डन किए हैं, तब तक उसका एक वैल्यू बन जाता है। तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत निर्णय है। अब पश्चिम बंगाल के बारे में आपने पूछा है। पश्चिम बंगाल में आपको याद है अंबर 2024 में मैंने आपके साथ एक अपने कैलकाटा वाले चैम्बर से एक इंटरव्यू किया था, और मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान घरों में अगर घुसा जाए, या सिर्फ पोर्ट एरिया के मुसलमान घरों में अगर इंटेलिजेंस टीम या एनआईए घुस जाए,
तो 80% घर के अंदर से असला और बारूद निकलेगा। बिल्कुल। और आपने आंखें बड़ी की थी, हाँ, तो आज वही चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल। एग्जैक्टली जो मैंने कहा था, सब कुछ वहीं से वैसा पोर्ट एरिया से लाइव बम मिले परसों। तो निकला ना। 25। यस। तो मुझे ये बात क्यों पता है? मुझे इसलिए पता है कि जब मुस्लिम मोहल्ले में आपस में मुस्लिम मुस्लिम में इन लोगों की लड़ाई होती है पानी के लिए, पतंग खेलने के लिए, लट्टू खेलने के लिए, छोटी बच्चों मोटी, बच्चों, मतलब जिससे आस पड़ोस में हाँ, लड़ाइयाँ नोक-झोंक छोटी होती मोटी रहती लड़ाइयाँ, किसी का बालकनी में कपड़ा सूख रहा है, उसके दूसरे के बालकनी में पानी गिर गया, किसी मौलाना के सिर पे पानी गिर गया, तो ऐसी ऐसी लड़ाइयों के लिए वहां चापड़ बम निकलते थे। है। ओह माय गॉड। इकबालपुर का एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। इकबालपुर पुलिस स्टेशन से आई थिंक मोर और लेस 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर क्या होता है, हम पैदल चल सकते हैं 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर पूरा एक खोलावाड़ी टाइप का बना हुआ है, पूरा मुस्लिम बस्ती है, मतलब कोई है ही नहीं उसमें एक्सेप्ट मुसलमान। तो वहां पर 2 बच्चे 3 बच्चे मिल करके शाम के वक्त में पतंग उड़ाने का, गर्मी के वक्त में पतंग उड़ाने का काम कर रहे थे, खेल रहे थे। अब एक जो बच्चा है वो तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर के दोस्त का बेटा था, और अच्छा। बाकी जो थे वो नॉर्मल घर से थे। अब हम्म। तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर के दोस्त के बेटे का पतंग काट दिया नॉर्मल बच्चे ने। अच्छा, सब मुसलमान है, अब ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाई, वो काउंसिलर के दोस्त का बेटा है, उसका तो पतंग कट ही नहीं सकता है। अब उसके बाद ईगो जो था वो इतनी दूर चला गया कि गोलियां चली हैं, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। ओह माय गॉड, पतंग पे। जी, पतंग पे। और ईगो क्लैशेस आप देखो कि मैं तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर के का दोस्त हूं और मेरे बेटे के साथ तुमने ऐसा किया। तो वी हैव सीन, हमने ये सारी चीजें जो है अपनी आंखों के सामने देखा है। उलबेरिया में एक सभा में हम लोग जा रहे थे, तब उस वक्त मुकुल रॉय जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा बड़े नेता थे पश्चिम बंगाल में भाजपा के। और दिलीप घोष जी जो है दादा हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और एक एक्टर है वो बंगाली के, क्या उनका नाम है, राज ना कुछ, मैं अब भूल रही हूँ, अभी तो उनका डेथ हो गया है। वो उल्बेरिया से ही लोकसभा इलेक्शन भी लड़े थे। तो हम लोग तीनों जा रहे थे, सबकी सबके सिक्योरिटीज और सबका, सबके पास 2-2 गाड़ियां थी, हम लोग सब जा रहे थे। रॉ हमारी गाड़ियों पर वो सुतली बम फेंका गया है जो ग्रेनाइट से बनता है, और उसके बाद फिर पूरा से वो डंडा वंडा ले करके और वो प्रोटेक्शन का जो वो कवर टीन होता है वो सब ले करके पूरी पुलिस, बंगाल की पुलिस आई है और हमें साइड करके निकाली है कि गाड़ी पर जो ग्रेनाइट गिराया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, अगर आप लोगों को लग गया तो वो पूरा मासी निकाल देगा। तो ये हमने मतलब अपनी नजरों से देखा है वहां पर, जब हम ग्रामीण एरिया में एंटर करते थे, यहाँ मुस्लिम एरिया में, कैलकाटा, हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में जब कैलकाटा में एंटर करते थे, पोर्ट एरिया में या राजा बाजार एरिया में, तो हमने अपनी नजरों से ये सारी चीजें देखी हैं। अब आप सोचो, तृणमूल कांग्रेस के 70% पार्टी ऑफिस में जो पुलिस के रेड पड़ रहे हैं, वो भी कोई और पुलिस नहीं है भाई, कोलकाता की पुलिस है और वेस्ट बंगाल की पुलिस है। आज एक पार्टी ऑफिस में रेड हुआ है जिसमें 2 बेड मिले हैं, सेक्स टॉय मिला है, कॉन्डम मिला है, सेक्स डॉल मिली है। जो हाँ, अभी ट्विटर पर नेक्स्ट ट्रेंड कर रहा है, लेवल। अभी एक्स पर ट्रेंड कर रहा है वो न्यूज। इसके अलावा, इसके अलावा बहुत सारे जो क्रीम वगैरह आते हैं वो सब पुलिस ने सीज किया है। सीजर लिस्ट तो आप सोचो, सुभान अल्लाह है सीजर लिस्ट। पार्टी ऑफिस मुसलमान की, बैठने वाला मुसलमान, वहां पर अड्डाबाजी करने वाला मुसलमान, कैरम बोर्ड खेलने वाला मुसलमान, ताश का पत्ता खेलने वाला मुसलमान, और ये सेक्स डॉल इस्तेमाल करने वाला मुसलमान। पूरे कॉन्डम का दर्जन का कार्टून मिला है, कार्टन, पूरा पूरा कार्टन मिला है। कैन यू इमेजिन?
वो पार्टी ऑफिस था, I cannot imagine this. I पूरा don't know. ब्रोथल चल रहा था, पूरा ब्रोथल चल रहा था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोलकाता की पुलिस और कोलकाता के न्यूज चैनल्स कह रहे हैं, जो अभी ट्विटर पर एक्स पर ट्रेंड कर रहा है वो। अब आप सोचो कि हम हम भाजपा वालों के नजरों के सामने ये सब कुछ चल रहा था, और हम बोलते थे हमारे ऊपर एफआईआर होता था, हम बोलते थे हमें अरेस्ट किया जाता था, हम बोलते थे हमें हमारे ऊपर पूरा का पूरा एक साजिश रचा जाता था कि भाई बस चुप कराना है, कैसे भी करके चुप कराना है। लेकिन आप सच को कितने दिन छुपा सकते हैं, कितने दिन छुपा सकते हैं आप? जैसे कल मुझे किसी ने लखनऊ में एक रील दिखाया, एक लड़की, मुस्लिम लड़की है, वो शायद सहारनपुर में रहती है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया है, तो उसका वो ट्रेस कर लिया गया है, वो सहारनपुर की है। और वो मेरी रील दिखा रही है। अच्छा, तुम जब कमा रही हो मुझे गालियां दे करके, तो कम से कम डिफेम कर लो। तो डिफेमेशन का केस होता है, वो लेंदी होता है, उसमें सजा नहीं होती है जब तक। वो सिविल डिफेमेशन जो होता है, तो शब्दों को पकड़ो, पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो, लेकिन आप वायलेशन मत करो साइबर क्राइम का। वो फिर वो एडिट क्या कर कर रही, रहे थे? वो मेरी तस्वीर को एडिट की है और किसी मर्द के साथ बैठा दी है और पीछे लिख दी है ओयो। Oh. कैन आई शो यू? हाँ हाँ प्लीज। ये लड़की सहारनपुर की है। सी, ये तो एआई जनरेटेड फोटोज है सारे, हाँ, क्लियर दिखाई दे रहे, एआई जनरेटेड है सब। और यहाँ पर देखो उसने ओयो लिखा है। ये सब एआई से बने हुए फोटो लग रहे हैं। हाँ, तो ओयो अब में भी ऐसा आप रूम तो नहीं होना चाहिए ना, कोई भी अंदर रूम में तो ऑफकोर्स नहीं है ओयो लिखेगा तो अगर। आपने वायलेशन ऑफ साइबर क्राइम सेक्शंस किया है, वो भी सेक्शन आपने 69 से लेकर के पूरा 81 तक का कर दिया है एक साथ, एक दो सेक्शन नहीं किया है। तो जब आप मुझे मुझे या आपको, कि हम अपनी क्रिएटिविटी झाड़ रहे हैं। हाँ, तो आप ठीक है, आप यूट्यूब चैनल से आप पैसे कमा रही हैं, इतनी बड़ी इस्लामिक हैं आप, तो आप हराम के पैसे भी कमा रही हैं, और उसके बाद फिर आप हमें डिफेम भी कर रही हैं। तो कम से कम चालाकी से कीजिए ना, कि आपके ऊपर एफआईआर ना हो और आप बेइज्जत होकर के अरेस्ट ना हो। थोड़ा चालाकी करो, क्योंकि जिसको कर रहे हो वो कोई जाहिल तो बैठा हुआ है नहीं। अब किसी ने कह दिया कि नाजिया का डेट ऑफ बर्थ जो है 1967 है। हालांकि मुझे आपत्ति नहीं है कि मैं 70 साल की, इट्स रियली डजंट मैटर फॉर मी कि 66 की तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से एक साल मैं उनको छोटी। पढ़ी हूँ। अमर आप हाँ। ऐसा नहीं बोल सकती हैं, आपकी अम्मा मुझे पापा कहेंगी। 66 ये 1966 बॉर्न मेरी मम्मी है, मेरी बुआ है। हाँ, तो मम्मी से 67 एक साल लेना छोटी। है। 60 आज मेरी से मैं अपन अम्मा, नाजिया खाला बोलूंगी आपसे। हाँ, नाजिया खाला। अभी मैंने एक न्यूज चैनल पर एक स्कॉलर को बोला है, बोला आप मेरे से शायद बड़ी हैं, मैंने न्यूज में देखा है। तो मैंने कहा खाला बोलो, खाला 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 बोलो। तो किसी ने कहा कि नाजिया की जो ओरिजिनल उम्र है ना 1967 है। मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया है, और मेरे अपने ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट के साथ और क्लास 10 के एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन के साथ। चलो, बर्थ सर्टिफिकेट झूठा हो सकता है, लेकिन माध्यमिक का, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड झूठा तो नहीं हो सकता है, नहीं तो सरकार खड़े हो जाए, कटघरे में खड़ी हो जाएगी। मैंने सबमिट किया है, अब उनको बताना पड़ेगा मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। तो मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने, मैंने इतनी कहानियां आपको क्यों सुनाई, कि तृणमूल कांग्रेस के छत्र छाया में, तृणमूल कांग्रेस के अंडर अम्ब्रेला में और ममता बनर्जी के आंचल के छाए में मुसलमानों ने अपनी बर्बादी खुद खरीदी, मुसलमानों ने अपनी बदकिस्मती खुद खरीदी। और वो सोच रहे थे कि ममता बनर्जी से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो आपको बढ़ावा दे रही हैं आपको गैर कानूनी इंसान बनाने में, आपको क्राइम करने में, आपको क्रिमिनल बनाने में। आप सोचो कि बॉम्बे भाग गया 4 मुसलमान,
बॉम्ब ब्लास्ट करके बंगाल में इलेक्शन के बाद, काउंटिंग 29 के इलेक्शन 29 अप्रैल की लास्ट वोटिंग के बाद आपको महाराष्ट्र की पुलिस अरेस्ट कर ली और वो बंगाल के हैंडओवर कर दी। क्या मिला? क्या अभिषेक बनर्जी जेल गया? क्या ममता बनर्जी जेल गई? क्या फरहाद हकीम जेल गया? नहीं, जेल आपको जाना पड़ रहा है। तो क्या मिला आपको? और आप किसको आप मुझे सिखा रहे हैं इस्लाम में ये हराम है और ये हलाल है, तो इस्लाम में ये ब्रॉथल चलाना हलाल है क्या? ये कॉन्डम और ये सेक्स डॉल रखना हलाल है क्या जो आप रख रहे हो? किसको आप इस्लाम सिखा रहे हो? एक्चुअली में तृणमूल कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक 32% मुसलमान कम्युनिटी का पूरा हिजाब खुल चुका है। आज एक न्यूज़ वायरल हो रही है, एक महिला है, पुलिस उसके घर चली गई, वो गाय जो है खरीद कर ले आई थी कुर्बानी के लिए, उसके घर चली गई, उसने सीज कर लिया। वेस्ट बंगाल का होगा ये खबर? कोलकाता का है। हाँ वही वेस्ट बंगाल में, क्योंकि और जगह तो कोई ऐसे गाय मतलब होती नहीं है वेस्ट हाँ, बंगाल के अलावा। तो अब वो पता है क्या कह रही है वीडियो बना करके, शुभेंदु अधिकारी का और मोदी का ना गोश्त नोच नोच के हम लोग खाएंगे। अच्छा, आप अग्रेशन निकाल रहे हो, साथ में आप क्राइम कर रहे हो। आप किसको थ्रेट कर रहे हो? मर्डर का। राज्य के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को आपने सीधा मर्डर का थ्रेट दे दिया कि आप उसका गोश्त नोच नोच के खाएंगी। और क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि इंसान का गोश्त आपके लिए हलाल है? तो बेसिकली दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर रेडिकल मुस्लिम। नाज़िया एक बड़ी अजीब सी बात है, ये बेचैनी जो वेस्ट बंगाल में नजर आए, सिमिलर बांग्लादेश के अंदर भी, वहां से भी बड़ी वीडियो रील्स इतनी वायरल हो रही हैं कि हम मोदी को ये कर देंगे, हम भारत को ये कर देंगे, हम अगर बकरीद जो अभी कुर्बानी वाला जो सारा कुछ आया है, निर्देश आया, उसको लेकर भी कि अगर ये किया गया तो हम हिंदुओं की कुर्बानी कर देंगे, हम ये कर, मतलब इतना गुस्सा। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल सिमिलर, एक्चुअली में मुसलमानों एक को जैसा। आदत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की, ये तो उनकी जन्म सिद्ध अधिकार भी है और एडिक्शन भी है। लेकिन एक्चुअली में देखो, ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी तो था, उसको बनना था वजीर आजम मरने से पहले। और इस बार अगर ममता बनर्जी की सरकार आ जाती, मैं बार बार कह रही हूँ, और जिसकी वजह से मैं बहुत ट्रोल भी हुई हूँ, मुझे बहुत गालियां भी पड़ी हैं, और फॉर नो रीजन मेरी माँ को भी पड़ती रहती है। अगर इस बार ममता बनर्जी की सरकार आ जाती तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिला करके वो वहां के बांग्लादेशी को प्रेसिडेंट बनवाती और खुद वो प्राइम मिनिस्टर बनती, वजीर आजम। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ कि यही स्ट्रैटेजी थी ममता बनर्जी की, और जिसके लिए ममता बनर्जी ने एक टीम बनाया था, फरहाद हकीम का, सिद्दीकुल्ला चौधरी का, ताहा सिद्दीकी का। ये पूरी 3 लोगों की टीम थी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है, जैसे फरहाद हकीम का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हाफिज सईद से। तभी ना एक विधानसभा का इलेक्शन का कंपेनिंग करने के लिए पाकिस्तान से एंकर आएगी, वो भी सिर्फ एक सीट का। तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब देश में इलेक्शन होता है लोकसभा, तो भाई नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आती है कवर करने के लिए, और वो किसी एक कैंडिडेट का नहीं करके जाती है, वो पूरे एनवायरनमेंट का करके लेकर जाती है, वो माहौल का करके लेकर जाती है, और उसका सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो जनता होती है। आप देखना कि इंटरनेशनल मीडिया जब भी आती है तो वो किसी पद वाले, प्रोफाइल वाले, चीयर वाले लोगों का इंटरव्यू नहीं करती है, वो अपना माइक्रोफोन लेकर के जनता से पूछते रहते हैं, और उसकी जनता की नब्ज चेक करते हैं कि भाई जनता क्या सोच रही है, क्या उनकी मांग है, वो भी उनके बहुत दिल में क्या गरीब चल लोग, रहा है। नौकर लोग जो रेडियो लगाते हाँ, हैं आम या लोग चल रहे होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो उनसे पूछते जो हैं। एक्चुअली वोट डालने जाते हैं, हाँ, उन्हीं का। अब फरहाद हकीम के लिए एक सीट विधानसभा का द डॉन की न्यूज़पेपर पाकिस्तान से चलकर आती है और वो फरहाद हकीम के इलेक्शन का कंपेनिंग करती है। इट्स अ बिग डील, इट्स रियली अ बिग डील। उसके बाद सिद्दीकुल्ला चौधरी और ताहा सिद्दीकी का डायरेक्ट कनेक्शन जाकिर नाइक, वो तो अब बेचारा, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतना अल्लाह का नूर उसके चेहरे पर, और उसको HIV हो गया सह परिवार। बुरा लगता है मुझे उसके लिए कि लेकिन ऐसा किया क्या है जो HIV हुआ है?
मतलब हलाल ही किया होगा, हराम तो नहीं किया होगा, इतना बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है। तो ये ममता बनर्जी की साजिश थी और इससे ममता बनर्जी कभी पीछे नहीं हट सकती है। ये तो उन्होंने सोचा हुआ था। वो तो पश्चिम बंगाल को हिंदुओं ने बचा लिया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, नहीं तो अब तक हाथ से निकल चुका होता वेस्ट बंगाल, अब तक बिल्कुल। बिल्कुल, और वेस्ट बंगाल में फाइनली अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और शुभेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के सीएम है ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं। और चाहे जो जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, तो ये सारा कुछ जो चल रहा है ताबड़तोड़ एक्शन है। आर्मी और बीएसएफ कोऑर्डिनेशन में बॉर्डर फेंसिंग कर रही है और बाकी लीगल जो घुसपैठी है जिसको हम कहते हैं उन सब पे भी ताबड़तोड़ एक्शन है। ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, और बल्कि जो अभी मीटिंग हुई हाई लेवल मीटिंग उसमें अमित शाह जी ने 22 के 22 जो राज्य हैं उनके सभी जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स, उनको ये निर्देश दिया कि आप इस पर सख्ती से जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है उस पर ध्यान दें और आप आइडेंटिफाई करके लोगों को सख्त एक्शन में उनको निकालें। तो ये बड़े लेवल पर सरकार का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। नाजिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय मां काली। जय हिंद।